नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। एक की 203 राइफल्स के पहले सेट का परीक्षण किया गया। उच्च ऊंचाई वाले अभियानों के लिए भारत का लाइट टैंक जोरावर इस महीने तैयार हो जाएगा। भारत, यूएई और रूस Su-57 को एक साथ बनाने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। प्रोजेक्ट 75I में जर्मनी ने भारत को टाइप 214 सबमरीन के बड़े वेरिएंट का ऑफर किया। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, दुबई एयर शो में डीआरडीओ ने टेडबीएफ फाइटर जेट के हथियार पैकेज के बारे में खुलासा किया है। बता दें कि टेडबीएफ हथियार का एक इंफोग्राफिक सामने आया है, जिसमें इस फाइटर जेट पे मैक 3.5 सक्षम एयर लॉन्च ब्रह्मोस NG सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल लगाई गई है। इसके अलावा टेडबीएफ में भारत निर्मित अस्त्रा MK1 और MK2 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी शामिल की गई है। बता दें कि टेडबीएफ के हथियार पोर्टफोलियो में रुद्रम 1 जैसी एंटी रेडिएशन मिसाइल और नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज जैसी एंटी शिप मिसाइलें भी शामिल की गई हैं। वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो टेडबीएफ प्रोग्राम की जो क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू है वो पूरा होने वाला है, जो कि एक महत्वपूर्ण तकनीकी समीक्षा मानी जाती है, जो ये सुनिश्चित करती है कि मिशन प्रणाली अपने निर्माण, प्रदर्शन और परीक्षण में आगे बढ़ रही है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि BL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इजराइल के साथ मिलकर हथियारों का निर्माण करता है। ऐसे में जो MRSAM प्रोडक्शन है उसे लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। खास करके ये कहा जा रहा है कि युद्ध की वजह से कहीं भारत के MRSAM प्रोडक्शन में प्रभाव ना पड़े। बाकायदा BEL इसके लिए अपने इजरायली समकक्षों के साथ बातचीत कर रहा है। दोस्तों, BEL इजराइल के साथ साझेदारी में लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM परियोजना के विकास में सक्रिय रूप से शामिल रहा है, लेकिन चल रहे संघर्ष की वजह से कुछ शिपमेंट चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इजरायली भागीदारों ने कहा है कि वो अपने सभी दायित्वों को पूरा करेगा। इसके अलावा दोस्तों, BEL भविष्य के अनुबंधों के हिस्से के रूप में लोकलाइजेशन को बढ़ाने पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। हालांकि कुछ टेक्नोलॉजी की जटिलताएं हैं जिनकी वजह से अल्पकालीन चुनौतियां सामने आई हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इनका भी स्थानीयकरण किया जाएगा, जिसके लिए इजराइल से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी बातचीत की गई है और ये आगे बढ़ रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना उत्तर पूर्व और उच्च ऊंचाई वाले जो चुनौतीपूर्ण इलाके हैं उनमें रसद संचालन के लिए MIT चेन्नई की तकनीक का इस्तेमाल कर रही है और लगभग 500 ड्रोन अब तैनात किए जा रहे हैं। और इन ड्रोन्स का उद्देश्य जो हमारे खच्चर और हेलीकॉप्टर्स हैं उनको प्रतिस्थापित करना है और विशेष रूप से रिमोट बॉर्डर ऑब्जर्वेशन जो पोस्ट है वहां तक दवाएं और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करना है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कठिन इलाकों में सुरक्षा कमियों को दूर करने के लिए इस समाधान के लिए टीम की प्रशंसा की है। बता दें कि ये जो ड्रोन है वो कोहरे, बारिश और तेज हवाओं जैसी चुनौतीपूर्ण मौसम स्थितियों में नेविगेट कर सकते हैं और ये 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर करीबन 20 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, जिसके लिए ये GPS सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। बता दें कि 100 किलोग्राम वजनी ये जो ड्रोन है वो 15 किलोग्राम से लेकर 20 किलोग्राम तक की जो आपूर्ति है उसे ले जा सकता है और सुचारू रूप से लैंडिंग के लिए जो सेंसर्स है ये उनका इस्तेमाल कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान की नौसेनाएं संयुक्त अभ्यास कर रही हैं। इस युद्ध अभ्यास पर भारतीय नौसेना की तीखी नजर है, खासकर कि भारत चीन के जहाजों पर नजर रख रहा है। बता दें कि भारतीय नौसेना चीन के जहाजों की मूवमेंट पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। चीन के जहाजों ने मलका स्ट्रेट से हिंद महासागर में प्रवेश किया और उसके बाद से ही वो भारत के रडार पर हैं। दरअसल दोस्तों, चीनी जहाजों के द्वारा जासूसी का खतरा भी सामने आ रहा है। चीन और पाकिस्तान की नौसेनाएं अब तक का सबसे बड़ा नौसेना युद्ध अभ्यास कर रही हैं, जिसका नाम गार्जियन 3 दिया गया है। इस दौरान दोनों देश की नौसेनाएं लाइव फायर ड्रिलिंग कर रही हैं, जिसका मकसद अपनी समुद्री ताकत को दिखाना है। और चीन की नौसेना तो हिंद महासागर में अपनी ताकत को बढ़ाने में लगी हुई है। यही वजह है कि किसी न किसी बहाने से चीन की नौसेना हिंद महासागर में जासूसी करती है। दरअसल चीन हिंद महासागर में पानी के नीचे नेविगेट करने के लिए मैप्स बनाने के लिए डेटा इकट्ठा कर रहा है और इसी पर भारतीय नौसेना की नजर है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, जर्मनी के शिप बिल्डर थिनस्क्रिप मरीन सिस्टम ने भारतीय नौसेना के RFI का जवाब अपने आकर्षक प्रस्ताव के साथ दिया है, जिसमें कि उन्होंने अपनी टाइप 214 पनडुब्बी का एक विस्तृत संस्करण पेश किया है, जो कि भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है P-75I प्रोग्राम में। टाइप 214, जिसे कि टाइप 214 के एक्सपोर्ट मॉडल के रूप में जाना जाता है, आमतौर पर यह 1860 टन के समर्ज डिस्प्लेसमेंट होने का दावा करती है, लेकिन भारत के लिए जर्मनी ने बेहतरीन अपग्रेडेशन पेश किया है, जिसमें कि 2000 टन से अधिक का समर्ज डिस्प्लेसमेंट इसका होगा। और ये पनडुब्बी दोस्तों कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों से बड़ी होगी। प्रोजेक्ट 75I में 6 कन्वेंशनल पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कि कॉम्प्रिहेंसिव शोर सपोर्ट, एक इंजीनियरिंग सहायता पैकेज, प्रशिक्षण और अत्याधुनिक तकनीक, हथियार और सेंसर से लैस एक अतिरिक्त पैकेज शामिल है।
और साथ ही AIP सिस्टम आधुनिक पनडुब्बियों में महत्वपूर्ण कंपोनेंट भी है। बता दें कि AIP का इस्तेमाल करके ये पनडुब्बी 84 दिनों तक पानी में सबमर्ज रह सकती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय बंजर पर्वतों और बर्फ से घिरे क्षेत्र सहित उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए 6175 मल्टी स्पेक्ट्रल कैमोफ्लेज नेट्स खरीदने की घोषणा कर चुका है, जिसका इस्तेमाल चुनौतीपूर्ण इलाकों में महत्वपूर्ण सैन्य संपत्तियों की सुरक्षा और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए ये जो मल्टी स्पेक्ट्रल कैमोफ्लेज नेट्स है, ये डिस्ट्रप्टिव पैटर्न के साथ विशेष रूप से विकसित पॉलीमर कोटेड कपड़े से तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य कैमोफ्लेज का जाल बनाना है, जो विजुअल, इंफ्रारेड, थर्मल इंफ्रारेड और रडार सहित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों में उनके सिग्नेचर्स को दबाते हुए पर्यावरणीय इलाकों के साथ सहजता से मिश्रण करता है। और इसका साफ तौर पर उद्देश्य यह है कि चुनौतीपूर्ण उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में काम करने वाले टैंक और रडार सहित महत्वपूर्ण सैन्य उपकरणों के लिए उन्नत कैमोफ्लेज क्षमताएं प्रदान करना है, ताकि ये दुश्मन की पकड़ में ना आ सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रूस की रोसबोरन एक्सपोर्ट ने भारत को लाइट टैंक और फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की आपूर्ति के लिए टेंडर में भाग लेने की योजना बनाई है। रशिया की तरफ से कहा गया है कि हम भारतीय साझेदारों के साथ मिलकर FICV परियोजना के हिस्से के रूप में भारतीय रक्षा मंत्रालय के टेंडर के दौरान एक हल्के टैंक और एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल पेश करने की योजना बना रहे हैं, जो कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का पूरी तरीके से अनुपालन करेगा। बता दें कि रशिया ने अपने M1 लाइट एम्फिबियस टैंक और T-15 आर्मर्ड इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और T-14 टैंक इनकी पेशकश की है FICV और लाइट टैंक टेंडर के तहत। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया की तरफ से कहा गया है कि भारत रूस का संयुक्त उद्यम के द्वारा निर्मित क्लाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों के पहले बैच का परीक्षण चल रहा है। AK-203 का उत्पादन अनुबंध दस्तावेजों के अनुसार भारत में किया जाता है। उनके पहले बैच का उत्पादन शुरू किया गया है। पहला बैच तैयार हो चुका है और फिलहाल इसका परीक्षण चल रहा है। रोसबोरन एक्सपोर्ट ने कहा कि कोरबा में IRRPL ने AK-203 का उत्पादन शुरू किया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत अपने लाइट टैंक को तैयार कर रहा है, जिसका नाम जोरावर रखा गया है। DRDO और LNT के द्वारा बनाए जाने वाले इस टैंक पर काम शुरू हो गया है और इस महीने के आखिर में इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। 105 mm की गन से लैस ये टैंक चीन के टाइप 15 टैंकों से कई गुना बेहतर होगा, जो उसने लद्दाख में तैनात किए हैं। बता दें कि चाइना के टैंकों के मुकाबले भारत का लाइट टैंक मोबिलिटी और एक्यूरेसी में ज्यादा अच्छा होगा। जोरावर लाइट टैंक में हमलों से बचने के लिए एक्टिव प्रोटेक्शन लगा होगा। इसके अलावा लड़ाई के मैदान में ज्यादा विजिबिलिटी के लिए इसमें अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी इंटीग्रेट किए जाएंगे और AI सिस्टम भी इसमें लगाया जाएगा। बता दें कि ये न केवल हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों के लिए होंगे, बल्कि ये सभी तरीके के टेरेन में काम कर सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आखिरकार चाइना ने कंबोडिया के रीमा आइलैंड पर अपने नौसैनिक अड्डे को बना लिया है और ये बेस मलक्का स्ट्रेट के पूर्व में मौजूद है, जो दक्षिणी चीन सागर को हिंद महासागर से अलग करता है। ऐसे में दोस्तों, इस जगह की जो रणनीतिक वैल्यू है वो काफी बढ़ जाती है। चीन यहां पर अपने सैन्य अड्डे को तैयार कर रहा है। अभी हाल ही में सैटेलाइट फोटो से पता चला है कि रीम नौसैनिक अड्डा पहले की तुलना में अधिक बड़ा और हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। यहाँ पर एक ड्राई डॉक का निर्माण भी, हालांकि कंबोडिया कहता है कि चीन की सहायता से बनाई जो रीम नौसैनिक अड्डा है वो उसकी अपनी नौसेना के लिए, और ऐसे में इस ड्राई डॉक का इस्तेमाल रॉयल कंबोडियन नेवी भी करेगी। लेकिन अमेरिका जैसे कई देश दावा कर चुके हैं कि इस नौसैनिक अड्डे का इस्तेमाल पूरी तरीके से चाइना करेगा। वहीं कुछ रिपोर्ट्स भी ये दावा कर रही हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बेस का इस्तेमाल चाइना की नौसेना के लिए ही किया जाएगा। ड्राई डॉक का निर्माण इस बात की ओर इशारा करता है कि बेस काफी बड़ा होगा। दोस्तों, यहाँ से भारत को भी एक बड़ा खतरा है, क्योंकि कंबोडिया का रीम नौसैनिक अड्डा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह से केवल 1200 किलोमीटर की दूरी पर है। चाइना यहाँ से अपने ताकतवर रडार के जरिए भारत के अंडमान की जासूसी कर सकता है, और यही नहीं, चीन की नौसेना इस नौसैनिक अड्डे से मलक्का स्टेट के जरिए पहले की तुलना में और अधिक तेजी से हिंद महासागर में एंटर कर सकती है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि दुबई एयर शो चल रहा है और इस एयर शो में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। दोस्तों, रूस के रोसबोरन एक्सपोर्ट के CEO ने रशिया की 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-57 के बारे में एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि रशियन फाइटर जेट्स की डिलीवरी और इस फाइटर जेट के ज्वाइंट प्रोडक्शन में सहयोग की संभावनाओं पर वे अपने भागीदारों से बात कर रहा है। और आप सब जानते हैं कि रशिया का एक महत्वपूर्ण भागीदार भारत भी है। बता दें कि रशिया ने अपने इस फाइटर जेट को दुबई एयर शो में लेटेस्ट एयर लॉन्च हथियारों के साथ पेश किया है। ये एक हाईटेक प्रोडक्ट है। रशिया ने कहा कि हम इसके लिए कुछ अपने रणनीतिक भागीदारों के साथ तकनीक को लेकर बातचीत कर रहे हैं। यही नहीं, रशिया की तरफ से भी कहा गया है कि रशिया और UAE इस वक्त Su-57 विमान के एक्सपोर्ट के लिए पार्ट के लिए लोकल प्रोडक्शन की संभावनाओं पर न केवल चर्चा कर रहे हैं, बल्कि रशिया अब उन देशों में
फाइटर जेट्स के पार्ट्स बनाने को लेकर प्लांट लगाना चाहता है, जो कि इसे खरीदना चाहते हैं और इसमें यूएई के बाद भारत का नाम भी है। दोस्तों, नाटो सुखोई Su-57 फाइटर जेट को फेलोन कहता है और ये 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है। इस फाइटर जेट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये हर तरीके के हवाई, जमीनी और नौसैनिक लक्ष्यों को नष्ट कर सकता है। Su-57 फाइटर जेट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इसकी वजह से ये जेट सुपरसोनिक स्पीड तक भी पहुंच जाता है। के अलावा रशिया ने खुद भी कहा है कि उन्होंने इसमें एक शक्तिशाली ऑनबोर्ड कंप्यूटर लगाया है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक सेकंड पायलट कहा जाता है, जो कि इसमें फिट कर दिया गया है। इसके अलावा ये विमान हर तरीके के सबसे एडवांस ऑनबोर्ड रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और रडार सिस्टम से लैस है। इस फाइटर जेट में हथियार इसके अलग अलग हिस्सों में फिट किए जा सकते हैं। Su-57 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भी लगाया गया है, जो कि पायलट के कुछ कामों को आसानी से अंजाम दे सकता है, जिसमें पायलटिंग के अलावा हथियारों का इस्तेमाल करना भी शामिल है। हालांकि दोस्तों, रशिया की तरफ से यह ऑफर किया जाना अच्छी बात है और भारत तो आपको मालूम है कि शुरू में ही FGFA प्रोग्राम में जुड़ा था, लेकिन IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो देने से रशिया मना कर रहा था। ऐसे में भारत जो अपना AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम पर काम कर रहा है, उसी पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी दोस्तों एडवांस होती जा रही है और रशिया के फाइटर जेट्स टेक्नोलॉजी के मामले में अभी भी पश्चिम से काफ़ी पीछे हैं। लेकिन रशिया कोशिश तो पूरी कर रहा है, जिसके लिए वो अब सहयोग चाहता है और इसके लिए वो UAE और भारत के साथ बातचीत कर रहा है, जो कि उसके रणनीतिक हिस्सेदार है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या भारत को रशिया के साथ मिलकर Su-57 प्रोजेक्ट को बनाना चाहिए या फिर AMCA प्रोग्राम पर फोकस करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, निर्भय क्रूज मिसाइल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि भारत की आर्म फोर्सेस के पास निर्भय श्रेणी की जो क्रूज मिसाइलें हैं वो आ जाएंगी, जो कि दुश्मनों के लिए भारत का अचूक हथियार होगा। इस क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से ज्यादा होगी। बता दें कि ये मिसाइल भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और इंडियन नेवी के पास होंगी। बता दें कि भारत का रक्षा मंत्रालय अब निर्भय श्रेणी की क्रूज मिसाइलों को शामिल करने पर विचार कर रही है। निर्भय मिसाइल के बारे में अगर बात की जाए तो इसे DRDO विकसित कर रहा है और ये मिसाइल लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है, जिसमें स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसके शामिल हो जाने के बाद सुरक्षा बलों के पास और ज्यादा ऑप्शंस मौजूद होंगे, यानी कि विकल्प मौजूद होंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार निर्भय श्रेणी की जो क्रूज मिसाइल हैं उन्हें शामिल कर रही है। यही नहीं, इसके लिए प्रस्ताव अब अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। मंजूरी मिलने का इंतजार है और मंजूरी मिलने के बाद तीनों सेनाओं के पास लक्ष्य पर हमला करने के लिए सबसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। लगभग 2 साल पहले मिसाइल को अन्य 2 सेवाओं की लिस्ट में शामिल करने के लिए भी मंजूरी दी गई थी। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, उसके साथ अब सबसोनिक निर्भय श्रेणी की क्रूज मिसाइल है भारतीय सुरक्षा बलों के शस्त्रागार में एक उन्नत और घातक मिसाइल होगी। ये मिसाइल हमारे सुरक्षा बलों को और ज्यादा विकल्प मुहैया कराएगी। और दोस्तों, हाल ही में डिफेंस फोर्स को उनकी ओर से बनाए जा रहे रॉकेट फोर्स में बैलिस्टिक मिसाइलों को शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है और इनका इस्तेमाल कन्वेंशनल भूमिकाओं में किया जाएगा, जिसमें कि बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ क्रूज मिसाइलें भी शामिल होगी। और इस तरह पूरी प्रक्रिया हो जाने के बाद वे अलग अलग विंग बनाने के लिए इंटीग्रेटेड बल बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इसरो नासा सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि निसार 2024 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। इससे जुड़े प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा कि इसे इसरो अगले साल लॉन्च करेगा और उम्मीद है कि इसरो जियोसिंक्रोनिसिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 2 के जरिए ही श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस निसार को लॉन्च करेगा। 3 साल तक चलने वाला यह मिशन हर 12 दिनों में पृथ्वी की सभी भूमि और बर्फ से ढकी सतहों का सर्वेक्षण करेगा और 90 दिनों की सैटेलाइट कमीशनिंग अवधि के बाद ये शुरू होगा। कहा जा रहा है कि इसके कुछ प्रमुख परीक्षण किए जाने बाकी हैं, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण कंपन यानी कि वाइब्रेशन परीक्षण है। बता दें कि निसार 12 दिनों में पूरे विश्व का एक नक्शा तैयार करेगा और पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र, बर्फ द्रव्यमान, वनस्पति बायोमास, समुद्र के स्तर में वृद्धि, भूजल और भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और हिमस्खलन सहित प्राकृतिक खतरों में परिवर्तन को समझने के लिए स्थानिक और अस्थायी रूप से डेटा प्रदान करेगा। तो ये थे फिलहाल अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।